हाय बच्चों। हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में हमने कराता जाए ऑप्टिमल टेस्ट, जिसके अंदर मोदी मेथड बताया था। और अब कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखी है कि डीजनरेसी की प्रॉब्लम क्या होती है किसी ट्रांसपोर्टेशन में। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती है बीच बीच में, जो है मेथड तो वही थे मेन। अब ये छोटी छोटी दिक्कत आती है जिनको हमें यहाँ पर थोड़ा दूर करना है। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें मान लीजिए डायरेक्ट तुम डिजनरेसी पे आते हो तो उससे पहले तुम्हें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो पहली वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है। अब हम आते हैं डिजनरेसी पर। डिजनरेसी किसी ट्रांसपोर्टेशन में क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है वो बता रहे हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पे लिखा हमने, कोई मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिसके अंदर एम तो रो है और एन कॉलम है, और हमने माल को बांटा। मतलब वो टेबल जो है हमारी एम बाई एन की है, सॉरी एम बाई एन की है। एम रो और एन कॉलम है उसके अंदर, एम क्रॉस एन की। ठीक है। तो उसमें जब तुम माल बांटोगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालोगे, वोगल से निकाला तुमने या नॉर्थ वेस्ट से निकाला, और उसमें जो माल बांटा, एलोकेशन की जो संख्या है, अगर m प्लस एन माइनस वन से कम हो जाती है, m प्लस एन माइनस वन से कम हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कि इसके अंदर डीजेनरेसी आ गई। अब डिजन से होता क्या है, क्या दिक्कत खड़ी होती है, वो अभी बताऊंगा मैं। यहां पे लिखा है मैंने नोट में डालकर, डिजेनेंसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दो तरीके से आती है। या तो जब तुम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहे होगे, वोगल से या नॉर्थ वेस्ट से, तो शुरू में वहीं पे आ जाएगी समस्या। या कब आती है, जब जब तुम ऑप्टिमल टेस्ट लगाते हो, मोदी मेथड लगाते हो, तो बीच में कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है डिजेनेंसी की। मतलब वहां पर एलोकेशन की संख्या जो है m प्लस एन माइनस वन से कम हो जाती है। तो डिजेंसी दो जगह आ सकती है, तो शुरू में ही इनिशियल बेसिक फिजिकल में, या बन जाती है फिर ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जो बच्चा जो है नॉर्थ वेस्ट से माल को बांटता है, तो उसमें नॉर्थ वेस्ट से कभी डिजेंसी की समस्या नहीं आती है। वहां हमेशा ही एलोकेशन जो बनेगी वो m प्लस एन माइनस वन के इक्वल ही बनेगी। वो गल में लिस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहां पे नोट लिखा मैंने नीचे वाला, अगर ऐसी समस्या आ गई तो तुम्हें करना क्या है, तो लिखा नोट में, इन सच केसेस, इस ऐसे केस के अंदर वी एलोकेट एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, जैसे कि क्लोज टू जीरो, जैसे लगभग जीरो, उसका नाम रखा है डेल्टा। एक या एक से अधिक एम्प्टी सेल ऑफ द मैट्रिक्स, जहां ज्यादातर कहां रखी जाती है वो, जनरली लोवेस्ट कॉस्ट सेल इफ पॉसिबल, सो दैट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल या एलोकेशन कह दीजिए बिकम्स m प्लस एन माइनस वन इन इंडिपेंडेंट पोजिशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह की समस्या आ जाती है कि हमारी एलोकेशन जो है m प्लस एन माइनस वन से कम आ जाती है, तो हमें अपने पास से एलोकेशन बढ़ानी है, जिससे कि उनकी संख्या m प्लस एन माइनस वन हो जाए। कितनी बढ़ानी है, जितनी कम रहे। मान लीजिए m प्लस एन की वैल्यू जो है, m प्लस एन माइनस वन की वैल्यू सिक्स आई, और तुम्हारी एलोकेशन फोर है, तो तुम्हें दो बढ़ानी है। उनका नाम रख रहे हैं डेल्टा, एक का नाम रख देना डेल्टा वन, एक का नाम रख देना डेल्टा टू। एक बढ़ाई है तो डेल्टा रख देना। अब वो जो डेल्टा होगा बहुत छोटा होगा, तो मैं बता देता हूं डेल्टा की वैल्यू कैसी होगी। अगर डेल्टा को तुम किसी नंबर के साथ जोड़ोगे तो वो वही नंबर आएगा, इतना छोटा होगा। अगर किसी नंबर में से डेल्टा को माइनस करोगे तो भी वही नंबर रहेगा, इतना डेल्टा छोटा है। और किसी नंबर में यदि डेल्टा की तुमने मल्टीप्लाई कर दी तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब डेल्टा इतना क्लोज टू जीरो है। तो ये ध्यान रखना। अब ये समस्या कैसे बनती है प्रॉब्लम के अंदर, एक प्रॉब्लम लूंगा मैं, और उस प्रॉब्लम के बीच में जब ये समस्या आएगी तो बताऊंगा कि यहां पर देखो डिजेनरेसी आ गई। ठीक है। एक समस्या लेते हैं, उसके बाद फिर क्लियर करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखी है, ये रही प्रॉब्लम। इसमें देखिए तीन तो हमारे यहाँ पे दुकानदार हैं और तीन हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं। अगर टोटल यहाँ पर रो और कॉलम की बात की जाए तो तीन रो हैं और तीन कॉलम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि m कितना है। यहाँ पर m का मतलब है नंबर ऑफ रोज, वो है थ्री, और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, वो है थ्री। तो वो कह रहा था कि एलोकेशन इतनी होनी चाहिए, एलोकेशन कितनी होनी चाहिए, एलोकेशन होनी चाहिए m प्लस एन माइनस वन, और यदि इससे कम रह गई तो फिर वो डीजेनरेसी आ जाएगी। अब डीजेनरेसी दिक्कत क्या होती है वो अभी प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं हम। सपोज करिए ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, कहा गया अभी इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करिए, इसे सोल्व करिए। तो हम मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो फेस में सोल्व होती है। पहले तो माल को बांटा जाएगा, फिर वो चेक किया जाएगा
कि वो अच्छा तरीका है या इससे भी अच्छा हो सकता है। तो पहले हम माल को बांटते हैं। चलो सपोज करो हम वोगल से ही बांटते हैं, क्योंकि वोगल सबसे अच्छा आंसर देता है, नॉर्थ वेस्ट से भी और ईस्ट से भी। ठीक है, तो हम वोगल से बांटते हैं। तो वोगल में क्या क्या आता है, ध्यान करो। सबसे पहले पेनल्टी निकाली जाती है रो और कॉलम की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रो की पेनल्टी और इधर लिखूंगा मैं कॉलम की पेनल्टी। पेनल्टी निकालनी तुम्हें आती है, ध्यान रखना। अगर नहीं पता तो उसी वीडियो में जाइए, पहले वाली वीडियो में जिसमें वोगल समझाया था। इस रो के अंदर सबसे छोटी कॉस्ट है 30, फिर नेक्स्ट है 50, इन दोनों का डिफरेंस है 20, तो इसकी पेनल्टी इस रो की 20 है। यहाँ पे देखो सबसे छोटा है 45, उसके बाद में नेक्स्ट है 90, इन दोनों का डिफरेंस है 45, तो इस रो की पेनल्टी 45 है। इसकी पेनल्टी निकालिए, यहाँ 50 है और मेर फिर है 200, तो यहाँ बैठ जाएगी 150, ये रही। अब कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे। इस कॉलम की पेनल्टी सबसे छोटा है इसमें 50, फिर है 90, तो इसकी पेनल्टी बैठेगी 40। इसकी पेनल्टी देखिए 30 और 45, तो 15 बैठ जाएगी। इसकी पेनल्टी बैठ जाएगी 50 है, और ये मेरे ख्याल से 170 है शायद, मैं ध्यान से नहीं है कितना है, 120 आ जाएगी यहाँ पर 120, ये हाँ 70 है, तो ये 120 आ गया। ठीक है, अब इसमें छांटना है तुम्हें लार्जेस्ट पेनल्टी कितनी है, तो लार्जेस्ट पेनल्टी 150 है इस वाले रो की। तो इसके सामने पहुंचिए, कौन है O3, तो O3 पहला माल भेजेगा। कहां माल भेजेगा, जहां किराया कम होगा। तो किराया कम कहां है 50, तो यहां माल भेजेगा। कितना माल भेजेगा सोचो, O3 पे 4 आइटम, D3 को चाहिए 2 आइटम, तो यहां पे 2 आइटम दिए जा सकते हैं। तो किसका काम पूरा हुआ, D3 का, क्योंकि D3 को 2 आइटम चाहिए थे, 2 आइटम मिल गए, तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, उसे क्रॉस आउट कर दो। ठीक है, लेकिन O3 पे अब भी 2 बचे हुए हैं, क्योंकि 4 आइटम थे तो 2 ही तो दिए उसने, तो 2 और बचे हुए हैं अभी। तो जिसका काम पूरा हो जाए उसे क्रॉस आउट कर देते हैं। क्रॉस आउट का मतलब होता है उसका अब इस प्रॉब्लम से कोई मतलब लेना देना नहीं है, काम पूरा हो गया, चला गया वो अपना। भाई D3 को 2 आइटम चाहिए थे, 2 मिल गए उसे, किससे मिले, O3 से। अब उसके बाद में फिर पेनल्टी निकालते हैं। देखिए फर्स्ट रो की पेनल्टी देखो, यहाँ 50 है 30 है, इनमें डिफरेंस कितना है 20, इसकी रो की पेनल्टी 20 है, इसकी निकालो, इसकी अभी 45 ही है, इसकी पेनल्टी निकालो। यहाँ पे मिनिमम है 200, उसका नेक्स्ट है 250, तो डिफरेंस आया 50 का, तो यहाँ पे आया पेनल्टी 50। अब निकालेंगे कॉलम की पेनल्टी। कॉलम की पेनल्टी तो यही रहेंगी 40 और 15। अब देखो इनमें लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी है, सबसे बड़ी पेनल्टी है 50, तो इसके सामने एरो लगाओ। तो इसका मतलब है O3 फिर माल सबसे पहले भेजेगा। अब किसको माल देगा, जहां पे किराया कम होगा। भाई O3 के सामने 250 रुपए किराया है और एक यहाँ 200 है, तो किराया तो कम यहाँ है ना, तो O3 से D2 पे माल भेजेगा। लेकिन D2 मांग कितने रहा, 2 प्रोडक्ट, और O3 पे कितने हैं, O3 पे 2 ही तो बचे हुए हैं, क्योंकि O3 ने पहले ही 2 D3 को दे दिए हैं, तो इसका मतलब 2 बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिए रखते हैं। अब देखो O3 पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं बचा, ना D2 पे बचा, तो दोनों क्रॉस आउट कर दो। ठीक है, कि अब दोनों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था, जब एक रो या कॉलम बच जाए फिर इस मेथड को लगाने की जरूरत नहीं है, फिर पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेने वाला एक है D1 और 2 हैं ये देने वाले। अब तो ये मजबूरी में इसको ही देंगे। अब देखो O1 के पास कितने प्रोडक्ट थे, 1, तो 1 इसको दे देगा। O2 के पास कितने थे, 3, 3 इसे दे देगा। तो क्या D1 को इतने चाहिए थे, हाँ D1 को इतने चाहिए थे, देखो 4 चाहिए थे तो 4 मिल गए। क्योंकि ये पहले प्रॉब्लम कैसी थी, बैलेंस थी, जितना हमारे पास में अवेलेबल क्वांटिटी है उतनी ही हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ये हमने वोगल से माल को बांटा। अब यहां देखिए लिखेंगे कैसे। अब हम कहेंगे भी इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकला कैसे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल, जो वोगल ने बताया, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड के अनुसार जो सॉल्यूशन आया वो ये आया। उसने कहा एक आइटम O1 से D1 पे भेजिए, तो आंसर लिखते कैसे हैं वो तुम्हें मालूम है। यहां लिखेंगे X11 इक्वल टू 1, फिर यहां से भेजा हमने O2 से D1 पे 3 प्रोडक्ट, इसे लिखेंगे X21 इक्वल टू 3, फिर उसके बाद भेजे O3 से हमने भेजे D2 पर, उसे लिखेंगे X32 इक्वल टू 2, फिर O3 से भेजे हमने D3 पर, तो उसे लिखेंगे X33 इक्वल टू 2। तो ये हमने वोगल से माल को बांट के दिखाया। और यदि वोगल के अनुसार माल बांटते हैं तो ट्रांसपोर्टर को किराया कितना देना पड़ता है वो लिखते हैं यहाँ कॉस्ट। देखिए कॉस्ट कितने लिखेंगे यहाँ पर, 50 इंटू 1 करेंगे, फिर उसके बाद में हम करेंगे 90 इंटू 3, 90 किराया है, 3 प्रोडक्ट भेजे हैं तो इतना बैठ गया। फिर यहाँ पे 200 इंटू 2 कर दोगे, फिर 50 इंटू 2 कर दोगे, इसे सोल्व कर लोगे, ये इस मेथड के अनुसार किराया निकला। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या इस प्रॉब्लम में डिजेनरेसी थी। चेक करो कितनी जगह माल बांटा तुमने, 1 2 3 4 जगह माल बांटा,
एलोकेशन जो है 4 है, 4 जगह एलोकेट करा तुमने, लेकिन m प्लस n माइनस वन कितना बैठ रहा, चेक करियो। m की वैल्यू कितनी थी 3, m की वैल्यू 3 थी, कॉलम कितने थे 3 माइनस वन, कुल मिला के कितना बैठ गया 6 माइनस वन 5, और यहाँ 6 हो गया 5 हो गया। और यहाँ पे देखो एलोकेशन कितनी है, एलोकेशन कितनी आई 4। तो एलोकेशन जो है हमारी m प्लस माइनस वन के इक्वल नहीं आई, जबकि एलोकेशन तो इस क्वेश्चन में 4 ही है, तो ये इसके इक्वल नहीं बैठी, तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में यहाँ डीजेनरेसी आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेंस नंबर ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन बैठ गई है 4, तो वो इक्वल नहीं है, कम आ गई है किससे, m प्लस एन माइनस वन से, क्योंकि m प्लस माइनस वन की वैल्यू बैठ रही है 5। इसका मतलब प्रॉब्लम कैसी हो गई, डिजेनरेसी। हम कहेंगे भाई इसका मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर डिजेनरेसी एग्जिस्ट कर गई है, देयरफॉर डिजेनरेसी एग्जिस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इससे प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई, माल बढ़ तो गया, सामने वाले को मिल गया नहीं, अभी हमें ये भी तो चेक करना है कि क्या वोगल ने जो बताया माल बांटा, ये क्या ये बेस्ट तरीका है। तो इसे चेक करने के लिए अब हम दूसरे फेज में जाएंगे। दूसरा फेज क्या कहता है, मोदी मेथड लगाओ इसमें, और मोदी मेथड से चेक करो कि ये सही आंसर आया या नहीं आया। तो अब हम अगली टेबल बना रहा हूं, मैं मोदी मेथड लगा रहा हूं, देखो कैसे लगेगा। उसे बोलते हैं हम ऑप्टिमल टेस्ट, कितने बाय कितने का, 3 बाय 3 का, 3 बाय 3 की मैंने एक टेबल बना ली, ये रही मेरी टेबल 3 बाय 3 की, खाली टेबल बनानी है, ये बना ली। याद करना, अगर तुम्हें पहले वीडियो में ये मेथड समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान सुनना। वोगल मेथड, सॉरी ऑप्टिमल मेथड, या कह दीजिए मोदी मेथड, लगता कैसा है। अब हम लगा रहे हैं मोदी मेथड। मोदी मेथड हमेशा किसी जो तुमने पहला माल बांटा है उसको चेक करने में काम आता है कि वो अच्छा है या नहीं है। तो हमने वोगल से जो माल बांटा उसे चेक करेगा, वो बढ़िया है नहीं है, बढ़िया नहीं है तो उससे अच्छा बताएगा भी, सुझाव भी देगा कि भाई ऐसा करो। चलो पहले चेक करते हैं, देखो क्या कहता है मोदी मेथड। जितना भी किराया है सारा इन खानों के, इन सेल्स के अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखो। 50 किराया है, 50 यहां लिखो। फिर यहाँ पे किराया कितना है 30, 30 यहाँ लिखो। फिर यहाँ कितना है 220, यहाँ किराया लिखो। फिर 90 है, 90, फिर 45 है, फिर उसके बाद में 170 है, फिर उसके बाद में 250, फिर उसके बाद में 200, फिर उसके बाद में 50। ये सारे किराए हमने यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद वो कहता है जहां जहां वोगल ने बताया कि यहाँ माल भेजिए वो सेंटर में लिखो, मतलब इन्हें बोलते हैं एलोकेशन। यहाँ पर भेजिए वन प्रोडक्ट। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि हम यहाँ पर माल भेज रहे हैं इस जगह वन प्रोडक्ट। उसके बाद में यहाँ कह रहा है 3 भेजिए, इस जगह 3 भेजने हैं। इसके बाद में कह रहा है यहाँ पर 2 भेजिए, सेंटर में लिखनी है एलोकेशनों को, यहाँ पर 2 भेजिए, ये रहे। तो वोगल ने ऐसा माल भेजा, ठीक। बस अब क्या करना है, अब मोदी ने कहा कि भाई अब जो है एक काम करिए, कुछ नंबर निकालिए प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं शैडो कॉस्ट, फिक्टिशियस कॉस्ट। अब वे हमें नंबर निकालने हैं। रो के लिए जो नंबर निकालते हैं उन्हें यू से दिखाएंगे, याद होगा तुम्हें, और जो कॉलम के लिए नंबर निकालेंगे उन्हें वी से दिखाएंगे। पहली रो के लिए U1, दूसरे के लिए U2, तीसरे के लिए U3। फिर V1 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के लिए, दूसरे कॉलम के लिए V2 और तीसरे कॉलम के लिए V3। इनको निकालने के लिए उसने कहा एक फॉर्मूले का यूज करना। फॉर्मूला होता है CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ। अब ये CIJ क्या होता है, ये होता है किराया, किराया कॉस्ट। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर 3 चीज हैं, किराया, U और V। तो इस फॉर्मूले में जो 3 चीज है तो कम से कम 2 चीज तो पता होनी चाहिए, तभी तो तीसरी निकलेगी। तो इसमें से U और V हमें दोनों का ही नहीं पता, तो मैंने वहां पर बताया, तो तुम्हें ध्यान होगा उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था पहले एक U या V जीरो चुनो, और जीरो चिन्हों के लिए भी रूल बताया था मैंने। क्या बताया था कि उस रो के उस एलोकेशन, जिस रो में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो उसके कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम हो उसके कोरस्पॉन्डिंग U या V जीरो चुनना है। देखो फर्स्ट रो में एक एलोकेशन, सेकंड में एक, इसमें 2, कॉलम में चेक करो इसमें 2, इस कॉलम में 1, इस कॉलम में 1, तो सबसे ज्यादा इसमें है 2, तो इसके सामने एक जीरो चुन लो, ये चुन लिया जीरो, सही है। अब उसके बाद क्या करना, अब ये फॉर्मूला लगाना, क्योंकि एक U मिल गया ना, किराया पता तुम्हें। और एक बात और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लगाया जाता है हमेशा ऑक्यूपाइड सेल के लिए। ऑक्यूपाइड सेल होती है भरी हुई सेल जिनके अंदर एलोकेशन है, जैसे ये ऑक्यूपाइड है, ये वाली ऑक्यूपाइड है, ये वाली ऑक्यूपाइड है, ये वाली, और ये वाली ऑक्यूपाइड है, ये वाली।
ये ऑक्यूपाइड है ये, अब बाकी है अनऑक्यूपाइड। तो जब भी ये फॉर्मूला लगेगा तो ऑक्यूपाइड के लिए लगेगा, भरी हुई सेल के लिए। ठीक, तो ये भरी हुई सेल है, इसका यू सामने लिखा हुआ, वी निकालना है, और किराया लिखा हुआ 50। तो इस सेल का यू और वी का सम किराया होना चाहिए। तो यू कितना है 0, तो वी में बताना तुम्हें कितना लेना है। देखो यू और वी का सम किराया होना चाहिए भरी हुई सेल के लिए। तो 0 में क्या जोड़े जिससे कि 50 आ जाए, तो 50 लिखो ना। और लो कोई भरी हुई सेल, ये वाली भरी हुई सेल है, इसका यू पता है तो मैं सामने लिखा हुआ 0, तो वी निकल जाएगा। 0 में क्या ऐड करें कि 200 आ जाए, तो 200 लिखो। और चेक करो, देखो भरी हुई सेल और कोई है, हाँ ये रही भरी हुई सेल। इस भरी हुई का ना तो यू पता ना वी पता, अभी हम नहीं निकाल सकते। ये देखो भरी हुई सेल, ना इसका यू पता ना वी पता। तो अब यहां पर समस्या खड़ी होगी, तो फिर ये फॉर्मूला लगाएं कैसे जिससे कि सारे यू सारे वी निकल पाए। तो सारे यू और सारे वी अब कैसे निकालें, कोई भरी हुई सेल और नहीं है ऐसी जिसका यू या वी पता हो। तो ये समस्या क्यों आई, ये समस्या इसीलिए आई कि जो एलोकेशन थी वो एक कम पड़ गई थी। एलोकेशन थी 4 और m प्लस एन माइनस वन की वैल्यू बैठ रही थी तुम्हारी कितनी, n 3 प्लस 3 और -1 कितना बैठ रहा था 5, तो ये एक कम पड़ रही है। एलोकेशन 4 थी, तो इसे बोलते हैं कि प्रॉब्लम के अंदर डिजेनरेसी आ गई, क्योंकि अब सारे यू और सारे वी निकल नहीं पाएंगे। जब यू वी निकल पाएंगे तो मोदी मेथड आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो तुम मोदी मेथड लगा नहीं पाओगे। तो इसी को बोलते हैं डिजेनरेसी आ गई इस प्रॉब्लम के अंदर। तो इसे दूर कैसा किया जाएगा, एलोकेशन बढ़ाई जाएंगी काल्पनिक क्लोज टू 0। कैसे बढ़ाई जाएंगी वो देखो, पहले पहले ये देखो कि बढ़ानी कितनी है, क्योंकि ये m प्लस एन माइनस वन की वैल्यू 5 है और ये एलोकेशन कितनी है 4 है, तो इसका मतलब एक बढ़ानी है। अब एक बढ़ानी कहां पर है, तो मैंने ऊपर लिखवाया था मेथड में, ज्यादातर वहां बढ़ाते हैं जहां पर किराया कम होता है। खाली सेल में बढ़ानी, भरी में नहीं, अरे भरी में तो एलोकेशन है ही। तो ऐसी जगह माल भेजो जहां पर किराया कम हो। तो जैसे यहाँ पे 30 है, यहाँ 220 है, यहाँ 45 है, 170, यहाँ 250 है, सबसे कम इस सेल में। तो यहाँ कह रहा हूं कि यहाँ एक अपने पास से काल्पनिक एलोकेशन बढ़ा लो और उसको लिख दो डेल्टा। लेकिन ध्यान रखना डेल्टा क्लोज टू 0, मतलब लगभग ये मान लो कि बढ़ा ही नहीं हमने, बस ये तो इसलिए दिखा रहे हैं हम जिससे कि सारे यू और वी निकल जाएं बस। देखिए किताबल तो कहता है कि जनरली वहां पर रखिए डेल्टा को जहां पर किराया कम हो, लेकिन मैं क्या कहता हूं, तुम कहीं भी रख लो पूरे उसमें खाली सेलों के अंदर, कहीं भी किसी में भी, बस तुम्हारे यूवी निकलने चाहिए बस, तो भी आंसर आएगा। चलो हम किताब वाले की बात मान लेते हैं, वो कहता है कि यहां रखिए, चलो रख दिया। अब क्या इससे हमारे यू भी निकल जाएंगे, हाँ निकल जाएंगे। अब ये सेल हो गई भरी हुई सेल, अब भरी हुई सेल का देखो नीचे देखो, वी पता है 200, तो यू निकल जाएगा। तो देखो 200 में क्या ऐड करें जिससे कि किराया 30 बैठ जाए, तो यहां पर तुम्हें करना चाहिए माइनस के 170, 170 और 200 का सम 30 बैठ जाएगा। और देखो अभी यू रह गए, एक यू रह गया एक वी रह गया। देखो ये वाली थर्ड वाली, ये 3 वाली, ये भरी हुई सेल है, ना तो यू पता ना वी पता। लेकिन ऊपर वाली देखो, यो वाली पता है, इसका यू पता है 1 माइनस के 170 और इसका वी निकल जाएगा। तो माइनस के 170 में क्या जोड़े जिससे कि 50 आ जाए, ये देखो माइनस के 170 में क्या जोड़े कि 50 आ जाए, तो 220 जोड़ दो, 220 और माइनस के 170 का सम जो आएगा वो 50 आएगा। और देखो अब ये 3 वाली देखो, इसका वी पता चल गया, यू निकल जाएगा। तो 220 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो माइनस के 130 कर दो, तो ये आ गया माइनस के 130, माइनस के 130 और ये कितना बैठ जाएगा देख तो लेके मेरे को, 70 और 20 90 हो जाएगा, सही तो है ये रहा। देखो सारे यू वी निकल गए बस। बट डिजेनरेसी की यही समस्या होती है कि उससे सारे यू वी नहीं निकल पाते, ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमल जो मेथड है या मोदी मेथड वो लग नहीं पाता, इसलिए फिर हमें यहाँ पे एलोकेशन बढ़ानी पड़ती है। ठीक, बाकी वही काम करना सर, आप जो करना है तुम्हें बताओ। खाली सेल के लिए यू और वी का सम लिखना होता है यहाँ पर, याद करो मोदी मेथड क्या था, यू और वी का सम लिखना यहाँ पर, ये है हमारा सी, यहाँ लिखो यू और वी का सम, यू ये रहा इस सेल के लिए, वी नीचे है 50, इन दोनों का सम कर दो, यू का वी का सम कर दो, माइनस का 120 यहाँ जाएगा, ये रहा। ऐसे सबके लिए करो। अब इसका करो, इसका यू वी का सम माइनस के 130 है और ये 50 है, इनको जोड़ दो दोनों को, कितना बैठ जाएगा माइनस के 80 आ जाएगा, ये रहा माइनस के 80। अब इसको देखो यहाँ पे ये खाली सेल है, माइनस के 130 है और ये 200 है, तो यहाँ बैठ जाएगा 70, ये रहा 70। उसके बाद में यहाँ देखो ये खाली सेल है, इसका यू 0 है, वी 220 है, सम कर दो तो 220 आ गया। अब लिखना है डी आई जे, डी आई जे होता है यहाँ पे लिखा जाता है हाँ सेल के नीचे की ओर, यहाँ वैसे तो इसका नंबर होगा D13 कहेंगे, मैं बस सिंपल डी लिख रहा हूं। क्या करना होता है, इसमें से इसे घटाना है,
तो 220 में से घटाना है माइनस के 120 को, तो 220 प्लस के हो जाएंगे 120, ये रहा, तो 340 बैठ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा 340। ऐसे ही सारी खाली सेल के लिए करो, इसमें से इसे माइनस करो, जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस का जाएगा 25, ये इसमें से इसे माइनस करो, जब इसे माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये बैठ जाएगा 200, 8 और 5, हाँ 250, 250 बैठ जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखो, इसमें से इसे माइनस करो, यहाँ 30 आ जाएगा बस। अब मोदी मेथड क्या कहता है, अब डी को चेक करो, डी तुम्हारे कैसे आए। अगर सारे डी तुम्हारे पॉजिटिव आ गए होंगे तो जो वोगल ने बताया वो आंसर सबसे बेस्ट है, लेकिन यहाँ तो हमारे डी आई जे नेगेटिव आ गया, ये वाला, तो इसका मतलब जो वोगल ने आंसर बताया था वो बढ़िया नहीं है। तो फिर याद करो क्या बताया था मोदी ने, मोदी ने कहा था इस सेल के अंदर एक अपने पास से प्लस थीटा लगाओ, याद है तुम्हें प्लस थीटा, इसका मतलब इसमें माल भेजो और फिर एक क्लोज लूप बनाओ। क्लोज लूप बनाना कैसा है, इसी थीटा से स्टार्ट करना है और इसी थीटा पे आना है और इन एलोकेशनों को जोड़ना है, लेकिन एक रो की या एक कॉलम की 2 ही एलोकेशन जोड़नी है। तो इस थीटा से यदि मान लो मैं 2 पे जाऊं नीचे वाले पे, एक मिनट, यहां से 2 पे गया इस पर, तो एक कॉलम की 2 जुड़ गई, यहां से मैं जाऊं इस पर तो एक रो की 2 जुड़ जाएंगी, फिर यहां से कहां जाऊंगा, ऊपर तो कोई है ही नहीं, ये तो बेकार है, इस तरह नहीं बनेगा ये। और कहीं सोचो, ऐसा करो, यहां से जाओ, इसे हटा दो यहां से, ये बेकार कर दिया हमने, यहां से जाओ 3 पर तो एक रो की 2 जुड़ गई, यहां से जाओ ऊपर तो एक कॉलम की 2 जुड़ गई, इससे जाओ डेल्टा पर, ये कॉलम एक रो की 2 जुड़ गई, फिर इसको आओ यहां पर तो एक कॉलम की 2 जुड़ गई। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे एक क्लोज लूप बन गया। फिर क्या कहा था मैंने, ये प्लस थीटा है तो यहां करो माइनस थीटा, इस वाले में करो प्लस थीटा और इसमें करो माइनस थीटा। ये अब थीटा की वैल्यू समझाई थी मैंने तुम्हें, जहां जहां पर तुमने माइनस किया है, देखो यहां पर करा डेल्टा माइनस थीटा और एक करा तुमने 3 माइनस थीटा, इनमें मिनिमम पकड़ो कौन है, तो देखो इनमें, और उसको 0 के बराबर लो, तो मिनिमम कौन है, यही वाला है, क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है, तो डेल्टा माइनस थीटा को 0 ले लो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा, तो थीटा की वैल्यू डेल्टा आई। इसका मतलब यहाँ पे जहां थीटा रखा तुमने वहां पे डेल्टा लिखो, जब यहाँ थीटा की जगह डेल्टा भरेंगे तो डेल्टा में डेल्टा गया 0, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं भेजना था, यहाँ पे डेल्टा लिखोगे तो 1 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा इतना छोटा है इस पर कोई असर नहीं पड़ने का, 3 माइनस डेल्टा यहाँ भी कोई असर नहीं पड़ने का, लेकिन ये डेल्टा यहाँ जाएगा, प्लस थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ डेल्टा भर दोगे। तो मैं अगली टेबल बना रहा हूं, अब अगली टेबल क्या बनेगी वो देखिए, मैं इधर लिख देता हूं, ये मैंने तुम्हें सब समझाने के लिए बता दिया है, एक नई टेबल और बनाते हैं फिर, 3 बाई 3 की बननी ना, ये मैंने फिर 3 बाई 3 की टेबल बनाई। अब ध्यान सुनना, ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि सारे डीआईजे पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। मोदी मेथड बार बार लगता रहता है। देखो पहले यहां किराया लिख दो, सारे 50 था, यहाँ 30 था, यहाँ 220 था, फिर यहाँ पे था 90, फिर यहाँ पे 45, यहाँ पे 170, यहाँ पे 250, फिर यहाँ पर है 200 और यहाँ पर 50। देखिए किराए नहीं बदलते, किराए तो ट्रांसपोर्टर ने बता दिए, उनमें कोई चेंज थोड़ी होगा। चलो जी, अब यहाँ पे देखो, अब थीटा की वैल्यू थी डेल्टा, हर जगह जहां तुमने थीटा दिखा वहां थीटा की जगह डेल्टा लिखो, तो 1 प्लस डेल्टा तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर तो 1 ही माल भेजा तुमने, इसमें ये गायब हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस डेल्टा तो 3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है। यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा डेल्टा, यहाँ पर ये रहा, और यहाँ पर 2 थे, ये 2, और यहाँ पर हमारे 2 थे, ये था। तो ये एक माल को बांटने का तरीका आ गया, बस केवल डेल्टा शिफ्ट हुआ, हमने डेल्टा लिया था ऊपर की तरफ, अब डेल्टा कहाँ गया, नीचे की तरफ, बस इतना चेंज हुआ। बाकी फिर यू आई वीजे निकालो, चलो निकालते हैं, यू आई निकालने हैं और वीजे निकालने हैं। तरीका वही है, हर रो के लिए एक नंबर निकालना है और हर कॉलम के लिए भी एक नंबर निकालना है, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3। याद करना फॉर्मूला वही है, सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वीजे के अनुसार निकालेंगे, लेकिन यह फॉर्मूला लगता है किसके लिए, ऑक्यूपाइड सेल के लिए। करिए, देखिए जो भरी हुई सेल है, लेकिन पहले एक यूवी 0 तो चुन लो। कैसे चुनते हैं, जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू जरूर लेनी है या वी की वैल्यू जरूर लेनी है। देखो इस रो में 1, इसमें रो 2, इसमें 2, कॉलम में चेक करना, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, तो सबसे ज्यादा 2 ही है, तो कोई से भी चुन लीजिए,
इसमें 2 हैं तो U2 हमने 0 ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि U2 0 लो, नहीं, तुम U3 0 ले सकते हो, इसमें तो 2 हैं, कोई से भी ले लो, बस सारे U भी निकलने चाहिए। चलो बताओ ये फॉर्मूला कब काम करेगा? ऑक्यूपाइड के लिए। ऑक्यूपाइड का मतलब भरी हुई सेल जिसमें एलोकेशन हो। अब देखो इस सेल में एलोकेशन है तो इसका यू कितना है? 0, तो वी निकल जाएगा। यू कैसे निकलता है? यू और वी का सम किराया होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 45। और देखो भरी हुई सेल, ये भरी हुई सेल है, इसके सामने यू कितना है यार? 0, तो वी निकल जाएगा। कितना होगा? यू में क्या जोड़े, 0 में क्या जोड़े जिससे कि 90 आ जाए, तो 90 जाएगा ये ना। और देखो, और ये वाली भरी हुई सेल है, इसका भी तुम्हें वी चल गया पता, तो यू निकल जाएगा। तो यू कितना आएगा? यहाँ 45 में क्या जोड़े कि तुम्हारा ये बैठ जाए 100 200, तो 140 155 ये बैठ जाएगा दोस्तों। और देखो और कौन सी है भरी हुई सेल? एक और रह गया ना हमारा, V3 रह गया और ये रह गया, ये ले लो, ये भरी हुई सेल है। यहाँ पे देखो यू चल गया पता, वी बताना तुम्हें, तो 155 में क्या जोड़े जिससे कि 50 आ जाए, तो माइनस के 105 कर दो, तभी तो 50 बैठेगा मेरे ख्याल से 105 करने पे। कहीं गलती होगी क्या? अरे 155 में ये जोड़ोगे तुम तो तभी तो 50 बैठेगा। अब देखो यहाँ पर और चेक करो, और भरी हुई सेल कौन सी है? इससे ये निकल गया, और इस वाली से निकल जाएगा U1, इससे U1। देखो तुम्हें 90 पता है यहाँ पर V1, और इसके सामने U1 निकालना, तो 90 में क्या जोड़े जिससे कि 50 आ जाए, तो माइनस के 40 जोड़ दो, ये रहा। अब क्या करना है तुम्हें याद करो, यहाँ पे तो लिखना है इस जगह U और V का सम करो। यहाँ पे माइनस के 40 है और यहाँ पे 45 है, इनका सम बैठेगा 5, यहाँ आ गया। यहाँ देखो ये माइनस के 105 है और ये माइनस के 40 है, इनका सम कर दो, तो माइनस के 145 आ गया। और करो यहाँ पर, देखो यहाँ पर U0 है, V इतना है, तो माइनस के 105 आ गया। यहाँ पे चेक करो, यहाँ 155 है, ये 90 है, इन दोनों का सम कर दो, ये कुछ ज्यादा आ गया। 90 ये हो गया 145, कितने बैठ जाएंगे? 155 और 9 5 ये हो गए, 9 5 14 हो गए, 245 बैठ गया, 245 ये बैठ गया। अब तुम्हें निकालने डीआईजे, इसका डीआईजे निकालो। याद है तुम्हें डीआईजे क्या निकलता है? हाँ, इसमें से इसे माइनस करो तो 25 आएगा, इसमें से इसे माइनस करो, जब इसमें से माइनस होकर जुड़ जाएगा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना बैठ जाएगा? 5 ये बैठ जाएगा, 4 ये बैठ गया, 4 2 6, 365 ये बैठ गया। अब इसमें से इसे माइनस करो इस वाले को, तो माइनस करोगे जुड़ जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 275 275 ये आ गया डीआईजे। इसमें चेक करना डीआईजे, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 5 आ गया। अब देखो सारे डीआईजे पॉजिटिव आ गए, चेक करो सारे डीआईजे पॉजिटिव हो गए हैं। ये रे, ये डीआईजे पॉजिटिव, ये डीआईजे पॉजिटिव, ये डीआईजे पॉजिटिव, ये डीआईजे पॉजिटिव, सारे डीआईजे पॉजिटिव हैं। तो मोदी मेथड कहता है बस जो तुमने यहाँ माल भेजा है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि डीआईजे की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई है। तो बताओ ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बना? जो अब लिखेंगे ना वो लिखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट आंसर वो ये हुआ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो क्या हुआ, यहां भेजे तुमने 1, तो ये लिखेंगे x11 इक्वल टू 1, x11 इक्वल टू 1, फिर x21 इक्वल टू 3। यहाँ पर डेल्टा भी लिख दीजिए, लिखना चाहो लिख दो, x22, वैसे तो तुम्हें पता है इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर यहाँ आ गया डेल्टा। फिर ओ भेजे तुमने यहाँ पर, ये 2 भेजे हैं, तो इसे लिखेंगे x32 2, और फिर लिखेंगे x33 पे कितने 2 ये। अब जो तुम किराया निकालोगे इस मैथ के अनुसार जो किराया निकलेगा, तो क्या करना तुम्हें अब यहाँ पर, उसे तुम मिनिमम लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें अब कंफर्म हो गया है कि वो सबसे बेस्ट है। तो मिनिमम किराया लिख दीजिए, कॉस्ट कह दीजिए, कितना बैठा 50 इंटू 1 कर दो, उसके बाद में कितना बैठेगा 90 इंटू 3 कर दीजिए, फिर उसके बाद में 45 इंटू डेल्टा कर दीजिए। 45 इंटू डेल्टा कर लीजिए, ना लिखो क्योंकि उसमें तो जीरो होना ही है, वो तो डेल्टा की मल्टीप्लाई करने करे। उसके बाद में 200 और इंटू में कितना कर लीजिए 2 कर लीजिए, फिर 50 इंटू 2 कर लीजिए, बस जो किराया बैठ जाएगा वो लिख दीजिए, सोल्व कर लेना इसे। तो इस तरह से हम डीजनरेसी की प्रॉब्लम छोटी सी आती है वो, जिससे कि यूआई वीजे नहीं निकल पाते, तो कुछ नहीं करना होता, एक या एक से ज्यादा एलोकेशन और बढ़ा देते हैं जिससे कि यूआई वीजे निकल जाए। बस देख लेना तुम्हें
कि उनकी संख्या जो है लोकेशन की संख्या m+n-1 से कितनी कम है। अब ये m+n-1 का चक्कर क्या है वो तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्यों कहते हैं कि m+n-1 से कम होनी चाहिए। तो अगली वाली वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा वो क्यों कहता है। ठीक है बच्चों, इसे सही से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, उसे बता दीजिए मुझे कि हाँ भाई ये दिक्कत है, कोई और क्वेश्चन करवाना हो तो उसके लिए कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।